संविधान के अध्ययन के क्रम में संघ की कार्यपालिका का अध्ययन किया जा रहा है और कार्यपालिका के अध्ययन में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो वरीयता क्रम है उसमें प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों, दायित्वों का अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के मध्य अंतर, इसका हम अध्ययन करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की एक मूलभूत विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका के मध्य भेद किया जाता है। आप सभी जानते हैं, इससे पूर्व मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें स्पष्ट किया था कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा, ये स्पष्ट है। साथ में अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 1 भी यही कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहयोग देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सहयोग से राष्ट्रपति अपनी कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा। लेकिन ये शक्तियाँ औपचारिक हैं, नाम मात्र की हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग शासनाध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। वास्तविक शक्तियाँ जो रियल पावर हैं वो एक्सरसाइज्ड होती हैं प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल। तो यहाँ पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अध्ययन करेंगे, मंत्रिपरिषद का पहले और मंत्रिमंडल का, तथा मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनको हम समझेंगे। तो यहाँ पर साथियों एक ऐतिहासिक उससे भी मैं जोड़ना चाहूँगा आप लोगों को, इससे पूर्व आपने पढ़ा भी है कि ये जो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कैनिंग का काल था और उस समय जो है ये विभागीय प्रणाली, जिसे मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं, की शुरुआत हुई थी। इससे पूर्व क्या था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य किसी भी विषय को देखता था, लेकिन अब इस अधिनियम के उपरांत यह तय कर दिया गया कि भाई रक्षा सदस्य रक्षा मामलों को देखेगा, शिक्षा सदस्य शिक्षा मामलों को देखेगा, और यही हमारी जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आधार साबित हुआ। 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है वो वस्तुतः हमारे जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है या पोर्टफोलियो सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, ये जो है उसका आधार है 1861। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो वास्तव में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की ओर था। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है। पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझते हैं, मंत्रिपरिषद को समझते हैं। साथियों, ये व्यवस्था है कि जब भी आम चुनाव होगा लोकसभा का, तो आम चुनाव के उपरांत बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत वो जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और दूसरा ये है कि उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, या वो जो है राष्ट्रपति निर्देशित करता है जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है कि वो जो है उन नामों की सूची भेजे जिन्हें वो मिनिस्टर के रूप में सुझाव देना चाहता है, रिकमेंड करना चाहता है। तो अनुच्छेद 75 ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 75 द्वारा राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा तथा उसकी सिफारिश पर, सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद जो है आप अभी चर्चा हुई भाई 74 और 53 इसका आधार है। तो मंत्रिपरिषद के लिए एक
महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लीजिए। 2003 से पूर्व ये मंत्रिपरिषद का आकार तय नहीं था। संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार तय नहीं था और प्रधानमंत्री अपनी आवश्यकता, प्रासंगिकता के हिसाब से वो मंत्रिपरिषद का आकार तय करता था। लेकिन चूंकि इसमें क्या हुआ कि जब स्पष्ट बहुमत की सरकारें नहीं बनी या जो है गठबंधन सरकारें बन रही थी, तो मंत्री पद के लालच में लोग जो है दल बदल कर रहे थे। तो दल बदल निरोधक कानून लाया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, और एक 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी संविधान में। लेकिन वो दल बदल निरोधक कानून बहुत प्रभावी नहीं हो पाया। ये क्रम चलता रहा। लोग जो है अपने दल को छोड़कर मंत्री पद के लालच में वो जो है सरकार में शामिल हो जाते थे, सत्तारूढ़ दल का समर्थन कर देते थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक 91वां संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ। ये आप याद रखेंगे, 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मंत्रिपरिषद के आकार को तय कर दिया गया। संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया और ये व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा वो जो है लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आकार से 15% से अधिक नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि ये तय कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का जो साइज है वो 15% होगा लोकसभा के आकार का। अर्थात लोकसभा में अगर हम ये मान लें कि वर्तमान में 543 सदस्य हैं, तो 543 सदस्यों का 15% अर्थात तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 15% आ जाएगा 81-82 के करीब। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का आकार होगा वो 80 या 81 इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि वो तय कर दिया गया 15% से ऊपर नहीं होगा। तो ये इसके अतिरिक्त ये जो मंत्रिपरिषद है साथियों, वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत कार्य करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। संसदीय लोकतंत्र की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और जो कार्यपालिका का गठन होता है वो विधायिका के सदस्यों में से होता है, और विधायिक कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी भी होती है। यदि विधायिका का निम्न सदन वो अपने 50 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो वो जो है मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। अर्थात ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यही कहता है कि एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यानी अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो समस्त सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है और सरकार का वो विघटन हो जाता है, सरकार समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर साथियों समझना बहुत जरूरी है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद का मूल संविधान में व्यापक उल्लेख है और एक संवैधानिक संस्था के रूप में ये है। यहाँ पर जो आकार है इसका वो बड़ा है, यानी अगर देखा जाए तो लगभग कहीं कभी 60 तो कभी 70-80 तक वो केंद्र में मिनिस्टर्स रहे। लेकिन यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं वो जो है एक जैसे नहीं होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो है उसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिनको समझते हैं। पहली बात तो ये जो कैबिनेट मंत्री हैं
वो अपने मंत्रालय के प्रमुख मंत्री होते हैं और समस्त उत्तरदायित्व तो अपने मंत्रालय का इन कैबिनेट मंत्री पर ही होता है। कैबिनेट मंत्री प्रायः दल में वो प्रमुख सदस्य होते हैं और दल में उनकी बड़ी पकड़ होती है। वो प्रधानमंत्री के अत्यंत निकट होते हैं और योगदान के हिसाब से वो ध्यान दिया जाता है कि किसने कितना जो है राजनीतिक व्यवस्था में योगदान दिया, उसी के अनुरूप जो है वो उनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाता है। तो साथियों, आप समझ गए कि मंत्रालय का जो प्रमुख मंत्री होगा वही कैबिनेट मंत्री कहलाएगा और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। किसी भी मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री के पास जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय भी होते हैं, जैसे गृह, रक्षा, शिक्षा या जो है विदेश मामले हैं या अन्य जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। तो आप समझ गए कि जो मंत्रालय का प्रमुख होगा अपने दल में जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, एक ये कह लें कि दल में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो सदस्य होते हैं और जिनके पास जो है विशेष दायित्व होते हैं, उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाता है। और इसमें आप कह लें कि जैसे प्रमुख रूप से ये मंत्रालय हैं गृह, रक्षा, विदेश, शिक्षा, ये सभी मिनिस्टर्स वो ये मानिए कि वो कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं और प्रमुख निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडलों की बैठक जो साप्ताहिक होती है उनमें ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हिस्सा लेते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री देखिए दो प्रकार के होते हैं। वैसे राज्य मंत्री का तो जो पद है वो एक प्रकार से वो कैबिनेट के सहयोगी के रूप में उसकी नियुक्ति होती है, लेकिन बड़े मंत्रालयों में एक राज्य मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में होता है। तो वहाँ पर यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बीच अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो जो है ऐसा मिनिस्टर होता है जो अपने मंत्रालय के अधीन कोई जो उप विभाग है उसके मामलों को वो सीधे मंत्रिपरिषद तक ले जा सके और आमंत्रण पर जो मंत्रिपरिषद की बैठकों में हिस्सा ले वो जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। यानी कहने तात्पर्य ये है कि वो अपने मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के माध्यम से तो मंत्रिपरिषद तक अपनी बात ले जाएगा, लेकिन स्वतंत्र प्रभार होने के कारण उसे ये भी प्राधिकार प्राप्त है कि वो जो है मंत्रिपरिषद तक अपनी बात को सीधे भी ले जा सकता है, साथ में मंत्रिपरिषद के आमंत्रण पर वो जो है मंत्रिपरिषद की बैठकों में हिस्सा लेता है। जबकि जो राज्य मंत्री है वो जो है अपनी बात को केवल कैबिनेट मंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद तक ले जाएगा, साथ में वो मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग नहीं लेता है। उसे जो भी जो है बात कहनी है तो वो अपने जो मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट मंत्री है उसके माध्यम से ही वो रखेगा। तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बीच एक भेद है। इसके अतिरिक्त एक उपमंत्री का भी प्राविधान है और ये उपमंत्री ये कह लीजिए कि ये जो प्रशासनिक सहयोग प्रदान करता है, प्रशासनिक सहयोग मंत्रालय के संचालन में वो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, तो इनको जो सहयोग देते हैं उन्हें उपमंत्री के रूप में जाना जाता है। ये तीसरे स्तर के वे मंत्री होते हैं जो विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। मंत्रिमंडलों की बैठक या मंत्रिपरिषद की बैठक में ये उपमंत्री कभी हिस्सा नहीं लेते। उपमंत्री कभी हिस्सा नहीं लेते
मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट स्तर का मंत्री भाग लेगा और मंत्रिपरिषद की बैठक में भी कैबिनेट स्तर का मंत्री भाग लेगा। किंतु यदि मंत्रिपरिषद आमंत्रित करती है तो स्वतंत्र प्रभार का जो राज्य मंत्री है उसे जो है कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने का जो है प्राधिकार प्राप्त है, वो हिस्सा ले सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी किसी बड़े मंत्रालय के अंतर्गत किसी विभाग का जो विशेष विभाग है उसका स्वतंत्र प्रभार उसको दे दिया जाता है, जो वो सीधे भी मंत्रिपरिषद तक अपनी बात को ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त साथियों, उप मंत्री के अतिरिक्त कुछ संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति होती है, एक श्रेणी ये भी होती है। तो इसका यदि भारत में कोई इसका बहुत व्यापक उल्लेख नहीं है। अगला हम आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो समझते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच भेद क्या है। साथियों, अंतर स्पष्ट मैं करने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो मंत्रिपरिषद एक बृहद निकाय है और ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के पूर्व इसका आकार भी संविधान द्वारा तय नहीं किया गया था, वो बाद में तय किया गया और ये कहा गया कि भाई 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में वो मिनिस्टर्स नहीं होंगे। अमूमन ये देखा गया है कि 60 से 70 मंत्री वो मंत्रिपरिषद में होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है। और बड़ा निकाय होने का कारण क्या है कि इसमें सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। सभी स्तर के मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो है बृहद निकाय हो जाएगा। दूसरा, ये लघु निकाय है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो है लघु निकाय है, उसका कारण है कि 15 से 20 मिनिस्टर्स ही इसमें लगभग शामिल होते हैं। यानी जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। कहने तात्पर्य आप यहाँ देख सकते हैं वेन डायग्राम से भी कि एक मंत्रिपरिषद है और एक मंत्रिपरिषद ये बड़े निकाय के रूप में है, और जो है उसके अंतर्गत एक मंत्रिमंडल है। ये जो है 50 से 60 मंत्रियों का समूह होता है, जबकि मंत्रिमंडल ये 15 से 20 मंत्रियों का ही समूह होता है। और जो है इसमें समझते हैं तो ये जो है लघु निकाय है, जो 15 से 20 जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उनके द्वारा ही ये बनता है। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं, मंत्रिपरिषद का उल्लेख साथियों संविधान में मूल संविधान में अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74 में इसका व्यापक उल्लेख है, क्योंकि उसमें अनुच्छेद 53 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति में संघ की समस्त कार्यपालिका निहित होगी। राष्ट्रपति जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा। और दूसरा, ये 74 का सब क्लॉज 1 भी यही कहता है कि राष्ट्रपति को सहयोग एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये दोनों अनुच्छेद मंत्रिपरिषद का उल्लेख करते हैं, लेकिन साथियों मंत्रिमंडल का कहीं भी उल्लेख नहीं था। वो उल्लेख बाद में हुआ है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसका उल्लेख तब हुआ जब ये कहा गया अनुच्छेद 352 में कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात को लागू करेगा। इससे पूर्व साथियों आप जानते हैं कि अनुच्छेद 352 का एक प्रकार से दुरुपयोग हो गया था और आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने भारत में जो है 1975 से 77 के बीच वो आपात लागू किया था,
जिसमें बहुत ये मानिए कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन भी हुआ था। तो इसलिए विशिष्ट व्यवस्था दे दी गई कि राष्ट्रपति मौखिक सलाह पर नहीं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित करेगा, बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो अब ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल भी एक संवैधानिक संस्था हो गई, क्योंकि संविधान में उसका उल्लेख कर दिया गया है, जैसे मंत्रिपरिषद में। तो अब एक पॉइंट और आता है कि शक्ति की दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि आप देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद एक व्यापक बृहद निकाय है और सभी स्तर के मंत्री शामिल हैं, लेकिन फिर भी शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ये मंत्रिमंडल वो अधिक शक्तिशाली है, मोर पावरफुल देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये उससे अधिक शक्तिशाली है और छोटा आकार होने के बावजूद, क्यों, उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, पहली बात तो प्रत्येक सप्ताह होती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न होती है। मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के निकट होते हैं। दूसरा ये है कि मंत्रिमंडल में सभी जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनके मंत्री शामिल होते हैं, जो अपने दल में तो विशेष स्थान रखते ही हैं, साथ में वो सरकार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकें वो यदा कदा होती हैं ये, लेकिन इसकी बैठकें मंत्रिमंडल की बैठकें प्रति सप्ताह होती है। तो मंत्रिपरिषद बड़ा आकार होने के बावजूद अगर शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिमंडल से शक्ति के मामले में वो कमजोर है, उतना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक रूप से देखा जाए तो यही प्राविधान है कि मंत्रिपरिषद निर्णय ले रही है, वहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द नहीं लिया जाएगा, बल्कि मंत्रिपरिषद को वरीयता दी गई है, यानी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल कर रहा है और औपचारिक नाम मंत्रिपरिषद का ही आता है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के अब एक और मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि मंत्रिमंडल 15 से 20 प्रमुख मंत्रियों यानी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का एक समूह होता है, जबकि एक और नई परंपरा विकसित हुई है, वो चाहे आप ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में देखें या भारत की संसदीय प्रणाली में देखें, तो एक किचन कैबिनेट की अवधारणा आई है। और किचन कैबिनेट की अवधारणा में ये है कि 5 से 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें प्रमुख रूप से गृह, विदेश, रक्षा, शिक्षा ये मंत्री होते हैं, वो जो है इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट का निर्माण करते हैं। इनर कैबिनेट की अवधारणा भारतीय संविधान में यद्यपि कहीं इसका उल्लेख नहीं है आंतरिक मंत्रिमंडल जैसी बात का, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये एक जो है कह लीजिए व्यवहारिक दृष्टि से एक अत्यंत शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर रहा है। 5 से 6 मंत्री वो प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं, औपचारिकता के लिए फिर मंत्रिमंडल के समक्ष और उसके पश्चात मंत्रिपरिषद के समक्ष हो वो मामले रख दिए जाते हैं, लेकिन निर्णय इनर कैबिनेट द्वारा हो जाता है। तो ये इनर कैबिनेट की जो अवधारणा आई है भारत सहित जो है अन्य जो संसदीय शासन प्रणाली वाले देश हैं, ये अभी आधुनिकतम व्यवस्था दिख रही है, लेकिन इसका प्रभाव दिख रहा है साथियों। और जैसे भारत में ही ले लें कि इनर कैबिनेट आंतरिक मंत्रिमंडल ने बड़े फैसले किए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो जो 2016 में किया गया था, तो जो विमुद्रीकरण का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था वो अपने इनर कैबिनेट के सहयोग से ही लिया था और उसी में चर्चा हो गई थी। या जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी तो वो भी जो है इनर कैबिनेट का ही फैसला कह लीजिए, या 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया, या जीएसटी का फैसला हो, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण फैसले 5 से 6 जो प्रमुख कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं
जैसे आप वर्तमान में देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये प्रमुख पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। साथ में वो प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो ये किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट यद्यपि कहीं भी मंत्रिमंडल, कहीं भी भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यवहार में ये एक अत्यंत शक्तिशाली संगठन बनता जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों अगला पॉइंट ले लिया जाए। अभी हमने बताया कि भाई मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्न सदन में पारित हो जाता है तो वो जो है सभी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। इसी तरीके से जो सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठकें नहीं हो पाती हैं, मंत्रिमंडल की बैठक तो ये आप मानिए कि प्रत्येक सप्ताह होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक क्योंकि बड़ा निकाय है तो वो संभव नहीं हो पाता है। साथ ही मंत्रिमंडल भी, ये आपको मैं बता दूं कि मंत्रिमंडल में भी कई समितियां बनी होती हैं, जैसे वो नियम समिति है, राजनीतिक समिति है या जो है निवेश संबंधी समिति है। तो मंत्रिमंडल में भी जो है जो 15 से 20 मंत्री हैं वो कई समितियों में बंटे रहते हैं और आवश्यकता अनुसार वो फैसला लेते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स को जो है आकर्षित करना है भारत में, तो वो मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की वो समिति है, इन्वेस्टर्स कमेटी, वो फैसला बहुत मामलों में ले लेती है। इसी तरीके से राजनीतिक मामलों में कैबिनेट की जो समिति है वो फैसला ले लेती है। तो ये हाँ साथियों, एक बार पुनः मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को स्पष्ट कर दे, रिकैप कर लीजिए। पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि भाई संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपने कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा। तो यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद में चूंकि सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री आता है, इसका आकार बड़ा होता है, 60 से 70 मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में वो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, अर्थात 15 से 20 का ही एक लघु निकाय होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो शक्ति की दृष्टि से यद्यपि मंत्रिमंडल छोटा आकार में है लेकिन शक्तिशाली वो मंत्रिपरिषद से अधिक है। तीसरा ये है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में था और 53 के सब क्लास 1 और 74 के सब क्लास 1 में ये इसका उल्लेख है। जबकि मंत्रिमंडल शब्द वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये कहा गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर ही, किसकी, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। और ये भी है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुपालन होता है और मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करती है। अर्थात एक मंत्री या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित होने का अर्थ है संपूर्ण सरकार का विघटन हो जाता है। साथ ही राजनीतिक कार्य जो होते हैं वो निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा होते हैं, मंत्रिपरिषद उसे लागू करती है। सरकारी जो कार्य होते हैं यानी जो नीतियों का निर्धारण होता है, पॉलिसी फ्रेम होती है, तो पॉलिसी फ्रेमिंग में मंत्रिमंडल की भूमिका अहम होती है। सबसे पहले मंत्रिमंडल ही जो है नीतियों का निर्धारण करता है और मंत्रिपरिषद उस पर विचारों उपरांत उसे पारित कर देती है और उस निर्धारित नीति के आधार पर ही मंत्रालय या विभाग अपने कार्यों को संपादित करते हैं। तो ये साथियों अंतर स्पष्ट हो गया। अब इनर कैबिनेट की भी अवधारणा हमने दी थी। एक और यहाँ पर मैं उल्लेख कर देना उचित समझूंगा कि साथियों
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 जो भारतीय संविधान में है उल्लेखित, उसमें ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, अर्थात उसे अपदस्थ करने के लिए संसद में महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलाई जाती। ये साथियों, ये जो पद है अटॉर्नी जनरल का पद, ये भी ब्रिटिश परंपरा से ही लिया गया है, लेकिन ब्रिटिश जो अटॉर्नी जनरल होता है वो वहाँ के कैबिनेट का भी सदस्य होता है। भारत में ये व्यवस्था नहीं है कि वो जो है महान्यायवादी वो कैबिनेट का हिस्सा हो। वो वस्तुतः ये कहा गया है कि अनुच्छेद 76 में कि भारत का महान्यायवादी वस्तुतः प्रथम विधि अधिकारी होगा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होगा। वो जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य जो न्यायालय है वहाँ पे करेगा और वो जो है भारत सरकार का पक्ष रखेगा न्यायालयों में, यदि भारत सरकार के विरुद्ध कोई वाद किसी उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में है। दूसरी बात ये है कि एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। वो किसी भी संसदीय समिति में प्रतिभाग ले कर सकता है, लेकिन ये प्राविधान है कि भारत का महान्यायवादी वो मत विभाजन में हिस्सा नहीं लेगा। वो संसदीय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है, किसी संसदीय समिति में अपना पक्ष रख सकता है, किंतु जब मत विभाजन होगा तो महान्यायवादी मत विभाजन में हिस्सा नहीं लेगा। वो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी वस्तुतः भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है। उसका दायित्व है कि वो केंद्र सरकार के विरुद्ध जो भी वाद उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में आएंगे वो उसमें जो है केंद्र सरकार का पक्ष पोषण करेगा। वो जितने भी सरकारी वकील होते हैं उसके अधीन उनके माध्यम से भारत सरकार का वो नेतृत्व करता है, वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और वो जो है प्रोटेक्ट करता है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। इसमें जो है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और जो हमारे जो है मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनके प्रकार हो गए। साथ में हमने जोड़ा कि महान्यायवादी यद्यपि वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सरकार, भारत सरकार के जो है प्रोटेक्शन के लिए, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उसका महत्वपूर्ण पद है। तो आज का ये जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।